नमस्कार दोस्तों, महेश आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो सिलेबस पढ़ा था उसके अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक था मुद्रास्फीति, उसके अंतर्गत हम लोग देखें कि आखिर मुद्रास्फीति होती क्या है, इसका जो प्रभाव है, जो उच्च वर्ग निम्न वर्ग पर कैसे प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव हमारे पर कैसे पड़ता है, आप पर कैसे पड़ता है, इसके जो प्रकार हैं, आखिर कैसे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, क्या क्या कारण होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग एक बाय एक करके डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है मुद्रास्फीति के अंतर्गत, उसको हम लोग ये देखेंगे कि जो मुद्रास्फीति है आखिर उसकी गणना कैसे की जाती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति की गणना की जाती है तो उसके क्या क्या सूचकांक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो हमें जो पढ़ना है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, तो उसी के अंतर्गत हम लोग चलेंगे। तो चलिए चलते देखते हैं कि जो मुद्रास्फीति की गणना है वो कैसे की जाती है। तो जैसा हमारा टॉपिक है मुद्रास्फीति की गणना, मुद्रास्फीति की गणना, इसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोल सकते हैं काउंटिंग ऑफ इन्फ्लेशन, को इंग्लिश में हम बोल सकते हैं हम। तो भारत में जिस सूचकांक का प्रयोग होता है, भारत में मुख्यतः दो सूचकांक का प्रयोग होता है। भारत में दो सूचकांक का प्रयोग होता है मुद्रास्फीति की गणना करने हेतु। तो वो दो सूचकांक क्या क्या है, वो एक होता है WPI, एक होता है CPI। WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI मतलब कंज्यूमर सेल प्राइस इंडेक्स। हिंदी में हम लोग इसको जो होलसेल है उसको बोलते हैं खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति की गणना करने हेतु सूचकांक, मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसको हम लोग बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक। तो भारत में यही दो सूचकांक है कि जब मुद्रास्फीति की गणना की जाती है तो भारत में इन्हीं दोनों सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए चलते हैं एक बाय एक डिस्कस करते हैं कि आखिर ये दोनों होते क्या हैं, इन दोनों में क्या क्या समस्याएं हैं, इन दोनों का हम लोग मूल्यांकन करेंगे। तो एक बाय एक हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे इसके अंतर्गत। तो जो हमारा पहला हम लोग देख लेते हैं थोक मूल्य सूचकांक। पीटी के लिए इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन ये बनेगा कि उर्जित पटेल एक समिति थी, उर्जित पटेल समिति, यह बनी थी 2014 में। इसके सुझाव के आधार पर ही दो हजार चौदह के बाद मुद्रास्फीति की गणना करने हेतु जो WPI है उसको समाप्त कर दिया गया। WPI की जगह CPI को यूज में लाया गया। मतलब 2014 से पहले जब मुद्रास्फीति की गणना की जाती थी तो हमारा जो सबसे प्रमुख सूचकांक हुआ करता था वह थोक मूल्य सूचकांक हुआ करता था। लेकिन 2014 के बाद जो हमारा सबसे प्रमुख सूचकांक हुआ वो है CPI। आखिर इसके कारण क्या थे कि आखिर क्यों जो WPI है उसको समाप्त करके CPI लाया गया। WPI को समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन उसकी जगह अब CPI का यूज होता है। तो उसको हम लोग देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं जो थोक मूल्य सूचकांक है आखिर वो क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने CPI पर। तो पहला हमारा था थोक मूल्य सूचकांक मतलब WPI। आखिर ये होता क्या है, तो जैसा कि मैंने बोला कि 2014 के पहले इसका प्रयोग होता था। उर्जित पटेल समिति के सुझाव के आधार पर
2014 के बाद सीपीआई का प्रयोग होने लगा। तो आखिर ये जब मुद्रास्फीति की गणना की जाती है तो आखिर कैसे की जाती है, तो उसके लिए एक बास्केट होता है, चाहे वो डब्ल्यूपीआई हो चाहे सीपीआई हो, दोनों के लिए एक अलग अलग बास्केट होता है। तो मान लीजिए यह एक बास्केट है, मान लीजिए जैसे अटैची जो हम लोग बोलते हैं अपने गांव की भाषा में, अटैची है ये, इसमें कुछ वस्तुएं रखी जाती हैं, इसमें कुछ वस्तुएं रखी जाती हैं, वस्तुएं रखी जाती हैं। यहाँ पर एक चीज का ध्यान करिएगा कि यहाँ पर केवल वस्तुएं की बात की गई है, यह भी एक रीजन था जिसके कारण हम सीपीआई का यूज किया गया बाद में। तो इसमें कुछ वस्तुएं रखी जाती हैं, यह वस्तुएं क्या होती हैं कि अभी जो वर्तमान में जो वस्तुएं रखी गई हैं वह करीब 697 वस्तुएं हैं, 697 वस्तुएं हैं। तो इसमें यह बोला गया है कि यह जो वस्तुएं हैं इन्हें 5 साल 5 साल के बाद 5 साल के बाद 5 साल के बाद इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। लेकिन 10 साल के अंदर परिवर्तन कर देना अनिवार्य है। मतलब कि आप 5 साल के पहले किसी भी वस्तु के जो वस्तुएं उसमें रखी गई हैं उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 साल बाद परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 5 साल बाद भी परिवर्तन न करें, तो जो इसको बनाया गया था जब, तो उसमें एक बोला गया था कि इसको 5 साल बाद आप परिवर्तन करिए या ना करिए, लेकिन 10 साल के अंदर आपको इसमें परिवर्तन कर देना है। तो लास्ट जो परिवर्तन हुआ था 697 वस्तुओं का, वह हुआ था 2017 में। 2017 में यह परिवर्तन हुआ था। अब जो 697 वस्तुएं हैं इसमें भी कुछ डिवाइड किया गया है, इसमें कुछ डिवाइड किया गया है। तो जैसे मान लीजिए 564 वस्तुएं ये जो हैं, यह जो 564 वस्तुएं हैं, यह वस्तुएं हैं विनिर्मित की, विनिर्मित। अब विनिर्मित में क्या क्या है, विनिर्मित में धातु हो गए, रसायन हो गए, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया इत्यादि। मतलब ऐसी चीजें जो हम लोग रोजाना नहीं खरीदते हैं, एक बार खरीद लेते हैं, 10 साल बाद 20 साल बाद ऐसे खरीदते हैं, जो विनिर्मित वस्तुएं होते हैं उसको रखा गया है। और दूसरी चीज इसमें क्या रखी गई है, 16 चीजें ऐसी रखी गई हैं, 16 चीजें ये ईंधन एवं ऊर्जा में है, ईंधन एवं ऊर्जा, 16 चीजें ईंधन एवं ऊर्जा में रखी गई हैं। और उसके बाद जो बचता है वो 117 जो रखी गई हैं, 117 जो रखी गई हैं वह प्राथमिक वस्तुएं हैं, वह प्राथमिक वस्तुएं हैं। अब प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत खाद्यान्न आएगा, फल आएगा, सब्जी आएगा। मतलब ऐसी चीजें जो दैनिक जीवन में, दैनिक चीजों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। जूट आएगा, कपास आएगा, ऐसी चीजें जो प्राथमिक वस्तुएं होती हैं वह 117 इसमें रखी गई हैं। और हम देखते हैं कि 564 वस्तुएं जो विनिर्मित रखी गई हैं और 16 ईंधन एवं ऊर्जा में रखी गई हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हुआ था, वो क्वेश्चन हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि आखिर फिर यही एक समझ लीजिए सबसे मेन कारण यही था कि जो WPI है उसकी जगह अब हम लोग को CPI यूज किया जाता है। तो ये 697 वस्तुएं इसमें रखी गई हैं। अब हुआ ये था कि ये जो 697 वस्तुएं थी, इन 697 वस्तुओं में 2017 का जो संशोधन हुआ था उसके तहत हम लोग देखें कि 564 विनिर्मित थे, 117 प्राथमिक थे
और जो 16 हैं ईंधन एवं ऊर्जा थे, ईंधन एवं ऊर्जा थे। तो इन्हीं सब के उपलक्ष्य में मुद्रास्फीति की गणना की जाती थी, मुद्रास्फीति की गणना की जाती थी। मतलब इन सब में जितनी वस्तुएं रखी गई हैं, इन सब में जितनी वस्तुएं रखी गई हैं, उन वस्तुओं का मूल्य ऊपर हुआ या नीचे, अगर उन वस्तुओं का मूल्य ऊपर हुआ तब मुद्रास्फीति बढ़ी है, अगर उन वस्तुओं का मूल्य नीचे हुआ तब मुद्रास्फीति घटी है। और जब यह मुद्रास्फीति का जो मूल्य है उसकी गणना की जाती है, मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल के तहत बता आपको समझाने के लिए कि अगर किसी चीज की मुद्रास्फीति की गणना की जाती है, मान लीजिए जैसे सितंबर 2020, इसकी गणना करनी है किसी वस्तु की, सितंबर 2020। तो जब इस वस्तु की मुद्रास्फीति की गणना की जाती है तब यह पिछले साल के जो सितंबर 2019, मतलब जो पिछले साल का वो महीना होगा उसके कंपैरिजन में सितंबर 2020 के जो मुद्रास्फीति की गणना की जाती है ऐसे की जाती है। तो इसे हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है। तो इसमें हम लोग देखें कि 697 वस्तुएं रखी थी जिसकी गणना अगर मान लीजिए उसकी जो मूल्य कम होता है तो मुद्रास्फीति घटती है, लेकिन अगर मूल्य ज्यादा होता है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो आखिर अब ऐसा क्या हुआ था कि इसको खत्म करके, इसको हटा के सीपीआई का यूज किया गया। तो इसमें बहुत सारी खामियां थी। वो खामियां क्या क्या थी हम लोग देखेंगे। वो खामियां क्या क्या थी कि जो आंकड़े थे, जो डब्ल्यूपीआई के आंकड़े इन्हें एकत्रित करना आसान था, क्योंकि आप जानते हैं मान लीजिए कोई फ्रिज है या कार है, मान लीजिए कोई फ्रिज या कार हो गया, इनके आंकड़े एकत्रित करना आसान क्यों था कि क्योंकि इन्हें थोक के स्तर पर मापा जाता था। तो इनके आंकड़े एकत्रित करना आसान क्यों था कि मान लीजिए फ्रिज है, कार है, वह यूपी में थोक के स्तर पर यही फ्रिज मान लीजिए 100 रुपये का मिल रहा है और कार मान लीजिए 1000 का मिल रहा है थोक के स्तर पर। अब आप अरुणाचल प्रदेश चले जाएंगे, यही यूपी में जो फ्रिज मिल रहा था 100 रुपये, मान लीजिए वहां पर चूंकि भंडारण और वितरण की समस्या है हमारे देश में, तो मान लीजिए 102 रुपये का मिला, और ये कार जो है मान लीजिए 1001 रुपये का मिला। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर देखेंगे जो मूल्य में समानता है वो लगभग समान है, मतलब कुछ का ही डिफरेंस है, लगभग समान ही माना जाएगा। तो जो थोक के स्तर पर जब मापा जाता था मुद्रास्फीति, जब डब्ल्यूपीआई हम लोग यूज करते थे, तो वहां पर हम देखें कि लगभग पूरे देश में क्या होता था कि मुद्रास्फीति घटी या बढ़ी है इसका पता नहीं चलता था, क्योंकि जो थोक का स्तर होता है वो लगभग एक बराबर होता है, लगभग समान होता है, कुछ परसेंट का ही डिफरेंट होता है, कुछ पॉइंट का ही डिफरेंट होता है। और पहली खामियां ये थी। दूसरी खामियां ये थी इसमें कि मात्र वस्तुएं थी, सेवाएं नहीं थी। अब इसमें यह बोला गया है कि आज का जो मॉडर्न इरा है, आज का मॉडर्न टाइम है, आप कोचिंग पढ़ें तो भी आपको जो शिक्षक होते हैं उनकी सेवाएं लेना पड़ता है। हॉस्पिटल जाएंगे तो भी सेवाएं लेंगे। आप फोन यूज कर रहे हैं तो मोबाइल जो सर्विस देते हैं उनकी भी सेवाएं ले रहे हैं। तो मतलब आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, आजकल के जो टाइम का लाइफ स्टाइल वह ज्यादातर सेवाओं पर केंद्रित हो गई है, वह ज्यादातर सेवाओं पर केंद्रित हो गई हैं। तो इस तरह अगर हम केवल वस्तुओं के हिसाब से अगर हम मुद्रास्फीति की गणना करें तो यह सही नहीं है। हमें अब
जो सेवाएं हैं उसके तहत भी गणना करनी चाहिए। तो यही सब कारण थे जिसके कारण हम सीपीआई लाए थे। लेकिन जो यह WPI है उसमें एक चीज और है। 2019 में जो भारत सरकार है, भारत सरकार द्वारा एक कार्यदल की स्थापना की गई है, कार्यदल की स्थापना की गई है जिसके सदस्य हैं, जिसके सदस्य रमेश चंद्र हैं, रमेश चांद, और अध्यक्ष, अध्यक्ष में नीति आयोग, नीति आयोग। तो 2019 में यह एक जो कार्यदल है उसकी स्थापना की गई है। इसका कार्य क्या है कि यह जो WPI है, जो WPI है उसके संदर्भ में समीक्षा करेगी, उसके संदर्भ में समीक्षा करेगी। इसके अंतर्गत जो सारी खामियां हैं, हालांकि कुछ खामियों को दूर कर दिया गया है, कुछ खामियां ऐसी भी हैं जो अभी तक विद्यमान है, इन सारी खामियों की वह समीक्षा करेगी यह कार्यदल। और इसके जगह पर WPI की जगह पर, WPI की जगह पर एक नया रोड मैप तैयार करेगी जिसको हम लोग बोलते हैं PPI, मतलब उत्पादक, उत्पादक मूल्य सूचकांक, सूचकांक। तो हम लोग कह सकते हैं यह क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है कि WPI की जगह किस नए संस्था का जो रोड मैप है तैयार करने के लिए और किस कार्यदल को मतलब घोषित किया गया है या फिर किस कार्यदल की स्थापना की गई है। तो जो नए संस्था का जो होगा वो PPI होगा, उत्पादक मूल्य सूचकांक, और जिसकी स्थापना की गई है एक कार्यदल है जिसके सदस्य रमेश चंद्र होंगे और अध्यक्ष नीति आयोग होगा। तो इस तरह हम देखे हैं कि जो WPI थी उसमें दो कमियां जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि जो केवल इसके अंतर्गत वस्तुओं की ही गणना की जाती थी, सेवाओं की गणना नहीं की जाती थी। दूसरा, जो थोक व्यापार पर जब मुद्रास्फीति की गणना की जाती है तो लगभग वो पूरे देश में वह सेम पाया जाता था। तीसरा, इसमें एक चीज और जो कमियां थी, वह कमियां यह थी कि 697 वस्तुओं में 564 विनिर्मित थी, विनिर्मित थी, विनिर्मित थी। तो इसमें एक क्वेश्चन उठा कि हम लोग डेली पर्पज पर, डेली यूज में फ्रिज तो खरीदेंगे नहीं। फ्रिज एक बार खरीदेंगे तो हमारा साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल चलेगा। दूसरा, कार तो हम हमेशा खरीदेंगे नहीं, कोई धातु हम हमेशा खरीदेंगे नहीं, कोई रसायन हमेशा हम खरीदेंगे नहीं। मतलब अगर ये ऐसी चीजें होती हैं जो व्यक्ति होता है अपने जीवन काल में 1 या 2 बार या 3 बार खरीदता है, तो ऐसी चीजों को बार बार हम खरीदते नहीं है। फिर भी ये क्या है कि ये पूरे जो बास्केट होता है, ये जो हमारा पूरा बास्केट है, उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ये पूरा पोर्शन वो कवर किया हुआ है, मतलब इतना पोर्शन वो कवर किया हुआ है। अब ऐसे में क्या होगा, अगर मान लीजिए इन सब के मूल्य में अगर बढ़ोतरी होती है तो ये पूरा बास्केट ही के मूल्य में बहुत तेज बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमें भी इस खामियों को दूर करने के लिए जो CPI होता है उसको लाना पड़ा। अब हम लोग चलते हैं अपने CPI पर। CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो आखिर यह क्यों लाया गया था, यह हमने आपको बता दिया। और जो खामियां थी WPI की उसको खत्म करने के बाद CPI लाया गया था। हालांकि अभी उसमें और भी बहुत सारी खामियां हैं जिसकी समीक्षा करने के लिए एक कार्यदल की स्थापना की गई है। तो CPI आखिर होता क्या है, इसमें हम देखेंगे कि इसमें भी एक बास्केट होता है, इसमें भी एक बास्केट होता है। उस बास्केट को 6 भाग में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4, 4 2 6, 1 2 3 4 5, 3 2 5, 1 2 3 4 5 6। तो यह 6 पार्ट में उस बास्केट को डिवाइड किया गया है, जिसमें जो पहला है, पहले में खाद्यान्न, खाद्यान्न एवं पेय पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं।
और सबसे ज्यादा भार इसी का है। सबसे ज्यादा भार, सबसे ज्यादा भार इसी का है। और WPI में क्या था, सबसे ज्यादा भार किसका था, विनिर्मित था, जिसका हम लोग डेली यूज नहीं करते थे। और जो दूसरा है यह है पान, सुपारी, तंबाकू का। जो तीसरा है वह है आवास का। जो चौथा है वह वस्त्र तथा जूते चप्पल है। जूते चप्पल हो गए हैं। जो पांचवा हो गया वह है ईंधन एवं ऊर्जा। ईंधन एवं ऊर्जा, ये सारी चीजें क्या हो गई, वस्तुएं हो गई। अब इसमें जो छठवां है वह हो गया सेवाएं। सेवाएं में क्या क्या है, दूरसंचार हो गया, दूरसंचार हो गया, परिवहन हो गया, चिकित्सा हो गया, सॉरी, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, वगैरह वगैरह जितनी सेवाएं हैं वो सारी चीजें सेवाएं। यही चीज WPI में, यही चीज WPI में यही चीज नहीं थी, जो सेवाएं नहीं थी, जो कि सबसे बड़ी कारण थी उसको हटाने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि जो CPI है उसमें इसको जो बास्केट रखा गया उसको 6 प्रकार में डिवाइड किया गया है। तो अब क्या है कि इन्हीं सारी चीजों को, इन्हीं सारी चीजों के मूल्य को खुदरा स्तर पर मापा जाता है। खुदरा स्तर पर मापा जाता है, क्योंकि हम और आप क्या करते हैं कि मान लीजिए हमें एक पेन ही लेना होता है तो हम जाकर बाजार से लेते हैं, ना कि हम जाकर कंपनी वाले से लेते हैं। हम कंपनी पे तो जाकर डायरेक्ट एक पेन तो लेते नहीं हैं, हम बाजार से ही खरीदते हैं। तो हमारी जो सबसे ज्यादा, जो हम कोई भी चीज जब उपभोग करते हैं तो हमारी सबसे ज्यादा चीजें वो हम बाजार से ही खरीदते हैं, हम कंपनी से नहीं लेते हैं। और WPI क्या है, वो डायरेक्ट कंपनी से होकर ही वो उसकी गणना करता था, क्योंकि कंपनी वाले ही थोक मूल्य पर बेचते हैं, तो वह ज्यादातर कंपनी के माध्यम से उसकी गणना कर लेता था। अब इन सारी चीजों को के मूल्य को खुदरा स्तर पर मापा जाता है। जैसे कैसे मापा जाता है वो हम आपको बता दिए। मान लीजिए जैसे सितंबर 2020 में किसी चीज के मूल्य को मापना है, उसकी गणना करना है, तो गणना करने के लिए पिछले साल के जो सितंबर होगा उस माह के मूल्य से इस साल के जो सितंबर होगा उसके माह के मूल्य की गणना की जाएगी। अगर मान लीजिए खुदरा स्तर पर वो बढ़ा है तो मुद्रास्फीति बढ़ी है, अगर उसके मूल्य में कमी आई है तो मतलब मुद्रास्फीति घटी है। और इसमें यह भी एक चीज देखा जाता है कि इसमें मूल्यों में असमानता पाई जाती है। असमानता पाई जाती है। जैसे जब हम आपको संरचनात्मक मुद्रास्फीति पढ़ा रहे थे तो वहां पर बताए थे कि जो द हिंदू पेपर है वो यूपी में 10 रुपए का मिलेगा, लेकिन आपको अरुणाचल प्रदेश में वही हिंदू पेपर 20 से 25 या 30 रुपए के अंतर्गत मिलेगा। वो त्रिपुरा में आप देखेंगे कि वही हिंदू पेपर आज 30 या 35 रुपए का मिलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भंडारण और वितरण की समस्या है उसके कारण ऐसा चीजें उत्पन्न होती हैं। तो इसी कारण बोलते हैं इसमें मूल्यों में असमानता पाई जाती है कि यूपी में किसी चीज की जो वस्तु है उसका मूल्य कुछ अलग हो सकता है, लेकिन दूसरे स्टेट में उस वस्तु के मूल्य जो होता है वो अलग हो सकता है खुदरा स्तर पर। तो यही एक रीजन था कि इसको भी, ये भी एक रीजन था जिसके कारण हम लोग CPI की ओर अग्रसर हुए हैं। CPI को हम लोग ज्यादा प्रिफेयर किए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कि आखिर CPI होता क्या। हम लोग देखते हैं कि जब CPI प्रारंभ में आई थी तो 4 प्रकार के सूचकांक प्रयोग होते थे। जब प्रारंभ में ये आई थी तो भारत में 4 प्रकार के सूचकांक प्रयोग होते थे। वो क्या था? पहला जो था वो था CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। दूसरा था CPI फॉर एग्रीकल्चर वर्कर या लेबर। तीसरा था
सीपीआई फॉर रूरल लेबर। चौथा था सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। तो प्रारंभ में यह चार प्रकार की जो सूचकांक सीपीआई के अंतर्गत प्रयोग होते थे वह यही थे कि सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबरर, सीपीआई फॉर रूरल लेबरर और सीपीआई फॉर, इसको हम लोग बोलेंगे यूएनएमई। यह शॉर्ट है जो कि जब क्वेश्चन में आता है तो ऐसे ही आता है, तो इस तरह आपको याद रखना है। तो प्रारंभ में यह चार प्रकार के जो सूचकांक हैं जो सीपीआई के अंतर्गत प्रयोग होते थे। हालांकि अब क्या है कि उसके पहले हम लोग देख लेते हैं एक चीज कि जो यह प्रारंभ में तीन हो गए, नहीं सॉरी, अंतिम में ये जो तीन है, यह तीन जो अंतिम में है इसको नहीं, ऐसा नहीं है। यह जो प्रारंभ तीन हो गए यह श्रम ब्यूरो जारी करती थी। श्रम ब्यूरो जारी करती है, जारी करती है। और यह जो चौथा था इसको सीएसओ जारी करती थी। सीएसओ क्या है इसको हम लोग पढ़ेंगे हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक ही सीएसओ हो गया, एनएसएसओ हुआ, जो आंकड़े एकत्रित करते हैं और ये जारी करते हैं, इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। यह सब आंकड़े जो जारी करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। तो प्रारंभ के तीन श्रम ब्यूरो जारी करती थी और जो लास्ट का था उसको जो सीएसओ जारी करती थी। और हम देखते हैं कि जब इंडस्ट्रियल लेबर के लिए जब हम जो सूचकांक प्रयोग करते थे तो कितने औद्योगिक क्षेत्र से लेते थे, तो हम लोग देखेंगे कि 78 औद्योगिक क्षेत्र से हम लोग इसके हेतु जो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर 78 औद्योगिक क्षेत्रों से हम लोग मुद्रास्फीति की गणना करते थे। उसमें क्या क्या है, और मेनता ये जो थी जो पहला था, यह जो पहला है यह सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी की जाती थी। सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी की जाती थी। इसी के आधार पर वेतन भत्ता डिसाइड होता था। वेतन भत्ता इसी के आधार पर डिसाइड होता था। तो हम लोग देखें जो पहला था वह इंडस्ट्रियल वर्कर के हेतु जो 78 औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां से इसके आंकड़े एकत्रित किए जाते थे। और पहले तीन जो कौन जारी करता था, श्रम ब्यूरो जारी करती थी। लास्ट का जो कौन जारी करता था वो सीएसओ जारी करती थी। और पहला किस लिए जारी होता था, सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी होता था और वो उसी के हिसाब से वेतन भत्ता वगैरह बनता था। लेकिन अब क्या हुआ, बाद में क्या हुआ कि जो लास्ट तीन थे, जैसे हम लोगों ने बोला लास्ट इंडस्ट्रियल वर्कर, इसको छोड़कर लास्ट तीन को अब जारी नहीं किया जाता है। अब जारी नहीं किया जाता है। उसके जगह पर तीन अन्य को जारी किया जाता है। तीन अन्य को जारी किया जाता है। तो यूपीएससी हो गया या अथवा स्टेट पीसीएस हो गया, वह हमेशा आपसे यह क्वेश्चन करता है कि सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर का जो सूचकांक है वो आज भी जारी होता है अथवा नहीं होता है। और जारी कौन करता है, ये श्रम ब्यूरो जारी करता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो तीन अन्य को अब जारी किया जाता है उनके स्थान पर। वो कौन कौन है वो हम देख लेते हैं। सीपीआई फॉर रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, सीपीआई फॉर अर्बन मतलब शहरी क्षेत्रों के लिए, और सीपीआई कंबाइंड मतलब दोनों का मिश्रण। तो
अब जो गणना होती है वह कितना, जो 3 अन्य जब जारी किए जाते हैं तो वह जो ग्रामीण होते हैं, सीपीआई फॉर ग्रामीण, वो कितने ग्रामीण इलाकों से इसकी गणना की जाती है, तो हम लोग देखेंगे कि वह 1182 या 83। कहीं कहीं ये डिफरेंट है, रमेश सिंह में कुछ अलग दिया हुआ है, हम जो नोट्स बनाए उसमें कुछ अलग दिया हुआ है। जब हम जब इकोनॉमिक का ऊपर पढ़ रहे थे, उसको देख रहे थे, तब उस समय अलग था। और हालांकि एनसीईआरटी में तो अलग रहेगा क्योंकि वो पुराना है। तो सीपीआई फॉर अर्बन, शहरी, इसमें हम लोग 310 शहरों से इसका चुनाव करते हैं और यह क्या है कि इन दोनों का कंबाइंड होता है। तो 3 अन्य को अब जारी किया जाता है और यह तीनों भी अब कौन जारी करता है? सीएसओ जारी करता है। सीएसओ जारी करता है। अब पहला कौन जारी करता है? वह श्रम ब्यूरो जारी करता है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और इसमें एक चीज है जो आपको हम WPI जब पढ़ाते उसमें बताना भूल गए कि WPI का जो आधार वर्ष है, आधार वर्ष 2011-12 है, 2011-12 है। और जो सीपीआई का आधार वर्ष है वह भी अब 2016 हो गया है, 2016 हो गया है। तो इस तरह हम देखें कि जो WPI है वो क्या होता है और CPI क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, एक और इसमें देख लेते हैं, स्क्यूफ्लेशन है, एक मुद्रास्फीति है जिसका नाम हम लोग स्क्यूफ्लेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके मूल्य में बहुत तेज बढ़ोतरी होती है, बहुत तेज बढ़ता है, बहुत तेज बढ़ता है। कुछ ऐसी होती हैं जिसके मूल्य में कमी भी होती है, कमी भी होती है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो इन्हीं सब खींचतान, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके मूल्य में कमी होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके मूल्य में बढ़ोतरी होता है। तो यह जो होता है, यह क्या करते हैं कि जो बहुत तेज बढ़ता है, जो बहुत तेज कम भी होता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो मुद्रास्फीति होती है उसको बैलेंस कर देता है। जो बढ़ा है और जो कम हुआ है, तो कम हुआ है तो बैलेंस कर देगा, बढ़ा है तो भी बैलेंस कर देगा। तो इसी को हम लोग स्क्यूफ्लेशन कहते हैं, स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। तो इस तरह हम लोग देखें कि मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पर कि आखिर यह जब यह आंकड़े एकत्रित की जाती हैं, उसकी जब गणना की जाती है, तो ये जो आंकड़े एकत्रित की जाती हैं वह आंकड़े एकत्रित आखिर में कौन करता है, किसकी जिम्मेदारी होती है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि 2 लोगों की जिम्मेदारी होती है, एक होता है CSO, एक होता है NSSO। CSO क्या होता है? सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस। NSSO क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी कार्यालय। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श एवं सर्वेक्षण कार्यालय। तो आखिर इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर इन दोनों को लाया क्यों गया था। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर जो CSO है, NSSO है, इन लोगों को लाया क्यों गया था। तो हुआ ये था कि 2000 के पूर्व जो मुद्रास्फीति थी, मुद्रास्फीति हो गई, समृद्धि हो गई, मतलब आर्थिक समृद्धि हो गया, आर्थिक विकास,
आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास दोनों अलग अलग होते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब पहला वीडियो बनाया था उसी में आपको मैंने डिस्कस किया था कि आर्थिक समृद्धि क्या होता है, आर्थिक विकास क्या होता है। मुद्रास्फीति हो गया, आर्थिक समृद्धि हो गया, आर्थिक विकास हो गया, बेरोजगारी की दर है, बेरोजगारी की दर, बेरोजगारी की दर, इन सब के आंकड़े हैं। जो इन सब के आंकड़े हैं, जब तक हम लोग इन सब के आंकड़ों को पारदर्शी तरीके से नहीं बना पाएंगे, इन सब के आंकड़ों को पारदर्शी तरीके से जब तक हम लोग नहीं एकत्रित कर पाएंगे, तब तक हम लोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं कर सकते, न ही आर्थिक समृद्धि अवश्य बना सकते हैं, न ही आर्थिक विकास कर सकते हैं, और बेरोजगारी की तो बात ही छोड़िए। तो इन्हीं सब चीज़ों को एक पारदर्शी तरीके से बनाने के लिए हुआ ये था कि 2001 में 2000 में ही सी रंगराजन थे, सी रंगराजन, इनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई। ये कमेटी, ये रंगाराजन ये अध्यक्ष थे उस कमेटी के। तो अब इन्होंने क्या किया, 2001 में इन्होंने अपना सुझाव दिया। सुझाव में क्या दिया कि बोले कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया जाए, आयोग का गठन किया जाए। तो जिसके तहत 2005 में इस आयोग का गठन किया गया, इस आयोग का गठन कर दिया गया। अब 2005 में तो इसका गठन किया गया, तो 2006 में इसने अपना कार्य प्रारंभ किया। जब 2006 में इसने अपना कार्य प्रारंभ किया, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि इसे दो चीजों में डिवाइड किया गया, दो भागों में इसको डिवाइड किया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, CSO अलग है, NSO अलग है, इसको हम लोग बोलते हैं NSO। उसके बाद दूसरा था, उस जो गठन हुआ था उसके अंतर्गत जब राष्ट्रीय संख्या के कार्यालय बनाया गया, तो अब क्या हुआ कि इसके अंतर्गत NSO के अंतर्गत इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अब वो क्या था, CSO और NSSO, CSO और NSSO, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। यह क्या था, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और यह जो था राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। इन दोनों का गठन NSO के अंतर्गत किया गया। तो अब क्या था कि जो NSO है, उसके जब इनका गठन किया गया था तो इनको कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई। वो जिम्मेदारियां क्या थी, ये जो NSO है, यह इसकी जो जिम्मेदारी थी, यह जो आंकड़े हैं, आंकड़े पारदर्शी तरीके से सर्वेक्षण कर एकत्रित करना था। यह जो आंकड़े जो सर्वेक्षण कर एकत्रित किया जाता है, उसी आंकड़े को CSO क्या है, सूचकांक के रूप में जारी करती है, मेरे प्यारे साथियों, इस तरह हम लोगों ने
जो मुद्रास्फीति है उसको एक बाय एक करके काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया। मुझे लगता है कि अभी तक हम लोग लगभग 3 से 4 आवर तक मुद्रास्फीति पढ़ चुके हैं। लेकिन अब कभी आप किसी भी दूसरे एजुकेटर हो गए या फिर किसी कोचिंग संस्थान में जाएंगे या फिर ऑनलाइन ही क्लासें आप क्यों न लेते हो, आप लोग देखिएगा मुद्रास्फीति आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो आधे घंटे से 1 घंटे ही पढ़ाएंगे, उसके बाद वो पढ़ा ही नहीं सकते हैं। क्योंकि नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि वह यह सोचते हैं कि यह काफ़ी इजी टॉपिक है, और हालांकि ये इजी तो टॉपिक है, लेकिन जब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट होता है समझाना। यह नहीं कि हमारा टारगेट हम अब मर्म मुद्रास्फीति क्या होता है उसको रटाकर चले गए, या फिर संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या है उसको रटाकर चले गए। जब तक हम अपने बच्चों को जब तक हम समझा कर न पढ़ाएंगे तब तक हमारा जो हिंदी माध्यम है उसका रिजल्ट अच्छा आ ही नहीं सकता। हमारे हिंदी माध्यम का जो सबसे बड़ा जो रीजन है फेल होने का, वो एक ही रीजन है, और वो रीजन है रटाना। आज तक सारे टीचर अभी तक रटा रहे हैं और आगे भी रटाते रहेंगे, ऐसा अंदेशा। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि वो आपके सामने आते हैं, पीडीएफ खोलते हैं, उस पीडीएफ को वो पढ़ पढ़कर पढ़ा देंगे आपको, ताकि आप भी रटिए और उनका समय भी बचे, जिसके कारण जब उनका सिलेबस जल्दी से खत्म हो जाएगा तो फिर वो दूसरे जो बच्चे हैं उनको एडमिशन ले सके, उनको पैसा मिल सके। आपसे उनसे कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो नोट्स पढ़ा देंगे, फिर बोलेंगे कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बुक पढ़नी है। तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ने से आपको मतलब ही क्या है, जब आपको फिर से वही रटाया ही गया है। तो फिर उसके बाद जब आप उसके नोट्स को पढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद उसके नोट्स को पढ़ने के बाद आप फिर एनसीईआरटी को पढ़ने जाएंगे, एनसीईआरटी को रटेंगे। जब तक एनसीईआरटी को रटेंगे तब तक पता चलेगा कि आप नोट्स को भूल चुके हैं। तो ऐसे केस में ये सब होता रहता है। तो क्यों ना हम, जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि जो तीनों आपको मेरे जब नोट्स आप देखेंगे, नोट्स पाएंगे, तो नोट्स में देखेंगे आपको रमेश सिंह का भी सब कुछ मिल जाएगा, एनसीईआरटी भी पूरी तरीके से आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगी, और कुछ मैं अदर सोर्सेज से भी इकट्ठा करके नोट्स बनाया हूँ। वो सारी चीज़ों का जो मिश्रण है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो होगा मौद्रिक नीतियाँ, जो हमें पढ़नी है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।